ओके स्टूडेंट्स, सो विश यू पीपल आर फाइन। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर जंपिंग ऑन अनदर चैप्टर विच इज़ नॉन एज सॉल्यूशंस। इस दुनिया में कुछ भी सॉल्यूशन है क्योंकि इत्तेफाक में बरकत जैसे है, तो इस तरह यू कैन जस्ट से दैट के कंपाउंड्स भी आपस में इत्तेफाक करते हैं एंड दे मेक्स अ सॉल्यूशन। तो आज के चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रो दूंगा, चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस, और समझाऊंगा कि इस चैप्टर का सफ़र हम कैसे तय करेंगे, और उस इंट्रो में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखता है। इसमें जो आपको एक इनिशियली डायग्राम दिखा रहे हैं, उस डायग्राम पे इसमें हम बहस करेंगे बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में बताया जाएगा। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन यूनिट्स में हम बात करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि सोल्यूशन की दो टर्म्स है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनका क्या रेशो है, वो रेशो को हम परसेंटेज से समझने की कोशिश करेंगे। मोलैरिटी एक और टर्म है जिसमें एवोगाड्रोस नंबर अपना रोल अदा करता है, और उसमें हम मोलैरिटी की बेस पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम मोलैरिटी की बेस के ऊपर भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और उसके अलावा हम मोल फ्रैक्शंस के मेथड से भी कंसंट्रेशंस को निकाल सकते हैं, और लास्ट में हम पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम के थ्रू कंसंट्रेशंस को निकालेंगे। और फिर जो है इन कंसंट्रेशन की यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, दैट विल बी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे चंद एक का जिक्र होगा जिनमें हम सॉलिड एंड लिक्विड्स की भरपूर बात करेंगे, लिक्विड एंड लिक्विड्स की बात करेंगे। उसके अलावा हम इस चैप्टर में जो है लिक्विड्स के जो पार्टिकली इमिसिबल या नॉन इमिसिबल यानी कि जो लिक्विड एंड लिक्विड्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यानी 2 सॉल्यूशंस के ऊपर इन पे हम आज इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम बहस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर रूल्स लॉ आ जाएगा, रूल टू ऑफ साइंटिस्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर रूल्स लॉ के साथ हम आगे चलते हुए हम इस चैप्टर को ले जाएंगे वेपर प्रेशर में। वेपर प्रेशर नो डाउट एक करेक्टर है लिक्विड्स का, लेकिन व्हेन 2 लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर तो दे एक्सर्ट अ प्रेशर, तो उनका प्रेशर कुछ और होता है। जैसे आपने गैसेस का पढ़ा था कि मिक्सचर ऑफ गैसेस हो तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वेपर प्रेशर, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस का पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन को हम डील करेंगे, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, जिसे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। लिक्विड एंड लिक्विड्स नॉन आइडियल हो तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी यानी कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, इसकी हम बात करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, और फिर हम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की, जिसमें हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, और इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बहस करेंगे। और इन टॉपिक्स के बाद स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर को एंड की तरफ लेकर जाएंगे, जिनमें हम एनर्जेटिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और उसके बाद हम हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, और इस तरीके से फिर हमारा ये चैप्टर अख्ताम पजीर होगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ नाइस जर्नी विद यू गाइस। ये चैप्टर आप आई होप के इस पूरे, अगर आपने मेरी ये पहली वीडियो देखी है तो आप इस चैप्टर को एंड तक मेरे साथ लेकर चलेंगे और सुनेंगे कि इस चैप्टर में जो साइंसदान हैं उन्होंने क्या क्या रिसर्च की है और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज दी हैं, क्या नॉलेज, क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या एप्लीकेशन दी है, ताकि हम जो है अपनी स्टडीज़ को बेहतर कर सकें। और नो डाउट ये स्टडीज़ हमारे लिए रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इसके मार्क्स भी मिलेंगे, तो दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर अस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रो, द कंसेप्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अभी तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सॉल्यूशन बनाने के लिए जो है, राइट, सॉल्यूशन बनाने के लिए जो है वी गॉट समथिंग लाइक solution is equals to solute plus solvent। यानी ये 2 चीजें मिलकर जो है सॉल्यूशन बनाती हैं। सॉल्यूट जो कम मिकदार में है, और सॉल्वेंट जो कि ज्यादा मिकदार में है। जैसे कि आप जैसे जो है यहाँ पर नमक ले सकते हैं,
और जहां पर आप जैसे कि मिसाल के तौर पे आप पानी ले सकते हैं। नमक और पानी अगर आप ग्लास में आपस में मिक्स कर लेते हैं तो जो पानी है, वाटर है, वो बतौर सॉल्वेंट एक्ट करता है। A substance which is present in a greater amount in a solution in a mixture is known as solvent. और जो नमक के particles which are in the form of ions now, जब वो पानी में आ जाते हैं they turn down into ions, so they are called as solute particles और simply solute। और इसको जो है हम solute का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक सॉल्वेंट और सोल्यूट को लेकर जो है तमाम चैप्टर है, इसकी तमाम स्टोरी है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ कि एवरी सैंपल ऑफ अ मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड अ फिक्स्ड कंपोजिशन इज कॉल्ड फेज। यानी एक सैंपल है मैटर का, ठीक है, और उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कंपोजिशन फिक्स है, तो वो फेज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर एग्जिस्ट एज अ सिंगल लिक्विड फेज। यानी कोई कंपाउंड फेज कहला सकता है। यू कैन जस्ट कॉल एनी कंपाउंड एज अ फेज, जैसे वाटर को आप फेज कह रहे हैं, ठीक है। दैट इज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट दिस लिक्विड फेज। यानी आप देखेंगे कि अगर इफ यू गॉट अ जग ऑफ वाटर, ट्रक ऑफ वाटर, तो आप कहीं से भी पानी निकालेंगे तो यू विल बी थिंकिंग अबाउट वाटर ओनली। क्यों? क्योंकि हर जगह पे पानी ही मिलेगा आपको, देयर इज नथिंग एल्स। तो यू कैन जस्ट कॉल इट एज अ फेज। यू कैन से दैट कि मिक्सचर फेजेस का एक मजमुआ होता है। यू कैन जस्ट से दैट सॉल्यूशन फेजेस से मिलकर बनता है। सो लेट्स कैरी ऑन विद दिस। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड टू दिस sample of water, the sugar dissolves but the sample remains as a single liquid phase. अब देखें इसमें ये होता है कि when you add a sugar in it, यहाँ पर मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि मैंने नमक ऐड कर दिया यहाँ पे। अब जब आप शुगर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि शुगर ऐड करने से you can just say that कि nothing will happen, liquid phase में रहेगा, it never changes its properties, बल्कि इसमें शुगर क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगा, नमक जो है इसमें dissolve हो जाएगा। However, the properties of and composition of a new liquid phase, now the sugar solution, are different from those of pure water. अब चूंकि पहले लिक्विड प्योर था, उसमें कुछ भी नहीं था, प्योर वाटर था, अब उसमें चीनी आ गई है, नमक आ गया, यू कैन जस्ट टेस्ट इट डाउन। अगर आप सिंपल लिक्विड को टेस्ट करेंगे तो आपके मुंह में टेस्ट कुछ और होगा, जब आप उसमें जो है चीनी डाल के टेस्ट करेंगे तो यू विल फील सम स्वीटनेस, सॉल्टीनेस अगर आप नमक डालेंगे तो ये थोड़ा चेंज आएगा। एट दिस सॉल्यूशन अ शुगर इन वाटर इज कंटेनिंग टू सब्सटेंसेस, अ बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने दो चीजें ऐड की थी, तो इसको आप क्या नाम दोगे, बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। और इसके अलावा अगर आपके पास जो है वाटर है और शुगर है तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वाटर और शुगर दोनों आपस में, सिर्फ दो चीजें आपस में मिल रही हैं और लिक्विड फेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं। सो इट इज अ मिक्सचर एंड सिंस इट्स प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म देयरफॉर इज अ होमोजेनियस इन कैरेक्टर। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं। जैसे एक ग्लास है, आपने जो है इसमें वाटर लिया है और एक ग्लास है, इसमें आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी रेत डाल दी है या समथिंग लाइक सैंड डाल दी है, मिट्टी डाल दी है, क्ले डाल दी है, ठीक है। और अगर आपने इसमें डाल दी है तो क्या होगा कि सैंड मिक्स नहीं होगी, नीचे बैठ जाएगी। चौक डाल दी है, राइट, चौक इज समथिंग लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, तो चौक भी है, पार्शली मिक्स होगी। तो सॉल्यूशन दो किस्म के होते हैं, ये बात आप सब स्टूडेंट्स ने याद रखनी है। सॉल्यूशन जो है वो दो किस्म के हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। तो होमो मींस ऐसे सॉल्यूशन जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी शुगर हर जगह पे डिसॉल्व है, राइट, हर जगह पे। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस है तो सॉल्ट्स आर देयर, आर सम काइंड ऑफ सॉल्ट, से कैल्शियम कार्बोनेट, वो लिक्विड तो मिल्की वाइट हो जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ी देर के बाद चौक नीचे बैठा हुआ होगा। लेकिन आप चीनी डिसॉल्व कर देंगे तो आप अगर 2 दिन के बाद भी देखेंगे तो चीनी नीचे नहीं बैठी होगी, इट विल बी जस्ट रिमेन सेम। इफ यू हैव एनी डाउट और थिंग, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, I'm gonna answer you with this.
So let's carry on. A solution on average is a homogeneous mixture of two or more kinds of different molecular or ionic substances. Students, जो substances आप solution में mix करते हैं यानी जो solutes होते हैं ये molecular भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये ionic भी हो सकते हैं. Ionic किस केस में? जब NaCl आप इस्तेमाल कर रहे हैं. Molecular किस केस में? जब आप शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. अब you can just say that कि sometimes जब आपने solution mix किया उसमें solvent तो एक ही है, ये बात तय है. एक solution में solvent एक ही होगा, लेकिन solute जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं. जैसे लेट्स से आपने solution लिया, उसमें एक solute डाला, फिर दूसरा solute डाला, फिर तीसरा solute डाला. ऐसी कंजमीन अगर आप बना रहे हैं, इसमें लीमू भी रस भी डाल देते हैं, तो you got some 3 things जो कि कम मिकदार में आपने डाली हैं और ज्यादा मिकदार में सिर्फ पानी ही आपने लिया है. So लिहाजा इट्स मेक्स अ सॉल्यूशन, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो कि it contain more than one kind of solutes. So solution को अगर आप define करेंगे तो you can choose these blue lines. The substance which is present in a large quantity is solvent and other component is in small in solute, as I told you before. So for a given solution, the amount of solute dissolved in a unit volume of solution is termed as the concentration of a solution. अच्छा, concentration of solution भी एक term है, मैंने अभी आपको आगे जाके इस पर तफसील बहस करनी है. Concentration of solution यही है कि आप पता लगा रहे हैं कि solute कितना है as compared to solvent, या अगर 2 से ज्यादा सोल्यूट हैं, 3 से ज्यादा सोल्यूट हैं, तो उनकी सबकी कंपोजिशन कितने परसेंट है और आपके सॉल्वेंट की कंपोजिशन कितने परसेंट है. तो आप ये कह सकते हैं कि आप वॉल्यूम के एतबार से ये चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें सॉल्वेंट कितना है और सॉल्यूट कितना है. सो whereas containing relatively higher concentration of solutes are called concentrated. 2 किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं और आप याद रखिएगा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस भी होते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस भी होते हैं जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी होते हैं. डाइल्यूट सॉल्यूशन जिनमें इसमें आप कह लें कि हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और इसमें आप कह लें लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन. सो दीज आर द टर्म्स, राइट. सो इस तरीके से जो है आप इस चीज को लेकर चलेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि फेज क्या है, सीखा कि हाउ द सॉल्यूशन इज बीइंग देयर एंड हाउ द थिंग्स आर बीइंग देयर, और ये कैसे सॉल्यूशन जो है ये बन जाता है, और उसमें कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं. आई होप कि इस लेक्चर में आपने सॉल्यूशंस के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे कि कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होते हैं. थैंक यू सो मच.